Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं लोहांश कुमार कल्याणी आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, विशिष्ट शिक्षा जो स्पेशल एजुकेशन सीरीज हमारी है, इस सीरीज का ये हमारा 5वां वीडियो है और इससे पहले जो हमारे चारों वीडियो आए हैं, भरपूर प्रेम जो आपका इन वीडियोस को मिल रहा है और उसका बनाने का उद्देश्य केवल एक यही है कि शायद एक लेस मात्र या बूंद मात्र आपकी जो तैयारी है उसमें थोड़ी आपकी मदद हो जाए। और मैं जो शिक्षा शास्त्र का एक विद्यार्थी हूँ और तैयारी मैं भी कर रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ मैटर आपको अच्छा दिया जाए जो आपकी तैयारी में जो है एक छोटा सा योगदान दे सके। दोस्तों, जो हमारे वीडियोस हैं इससे पहले, तो दोस्तों इस वीडियो में भी 40 क्वेश्चन हैं। 40 क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सारे। दोस्तों, एक वीडियो जो है कुछ मित्र कहे हैं कि किस प्रकार तैयारी की जाए, इस प्रकार का एक वीडियो बनाया जाए, क्या क्या चीज़ों पे फोकस किया जाए पहले, और कौन कौन से टॉपिकों को ज़्यादा पढ़ा जाए, कौन से को कम पढ़ा जाए। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि इस बार की जो परीक्षा होगी उसमें आप ये मान के चलें कि कोई भी क्वेश्चन आपका जो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। ये दिशा निर्देश है बोर्ड के लिए सीधा कि जो कमीशन है उसने ये कहा है कि कोई भी क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चंस होंगे आपके, 30 आपके जीएस के और 70 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के, उसमें से एक भी प्रश्न आपका जो है आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। तो आप ये मान कर चलें कि जितना भी कुछ आना है वो सब सिलेबस से आना है, तो हमें केवल सिलेबस को ही पढ़ना है। हर वीडियो में आपसे मैं एक इस बात का जिक्र ज़रूर करता हूँ जीएस वाले पोर्शन का। तो आप जीएस वाला जो आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन का जो आपका पार्ट है, ये पार्ट होगा ये, तो इस पार्ट की आप अच्छे से तैयारी करें अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। दोस्तों, इतनी तैयारी करें, इतने अच्छे मार्क्स लाएं कि इंटरव्यू का कोई रोल ही ना रह जाए। देखिए, इंटरव्यू में जो है अगर हम मार्क्स की बात करें तो मिनिमम 12 मार्क्स होते हैं और मैक्सिमम 27 मार्क्स तक मिलते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो इंटरव्यू हो वो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही हो। सब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरव्यू न होकर आपका जो पूरा स्किल्स हैं, इस टाइप में भी इंटरव्यू मतलब हो जाता है कि आपको सब्जेक्ट से ये मान कर चलें कि 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे और उसके अलावा आपसे सारे क्वेश्चंस पूछें आपकी लाइफ स्किल्स के बारे में, टीचिंग स्किल्स के बारे में। हो सकता है आपको पढ़वा कर भी देखें, क्योंकि जब हम लोगों के इंटरव्यू हुए थे तो मैक्सिमम बोर्ड्स जो थे वो टीचिंग मतलब करा रहे थे। तो आप तैयारी भी ज़रूर करें, एक अपना टॉपिक ऐसा ज़रूर तैयार करके रखें जिसको आप प्रेजेंट कर सकें वहाँ बोर्ड के सामने, क्योंकि वहाँ प्रेजेंटेशन देना बहुत ज़रूरी है और वही आप टॉपिक पढ़ाएं जिस पर आपका बहुत अच्छा कमांड हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आप बोर्ड जो आपके इंटरव्यू है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। लेकिन इंटरव्यू से पहले मैं आपसे केवल यही बात कहना चाहूँगा कि आप रिटन एग्ज़ाम की इतनी अच्छी तैयारी करें, इतने अच्छे मार्क्स रिटन में ले आएँ कि जो अगर नॉमिनल मार्क्स भी आपको कम से कम मार्क्स, अगर इंटरव्यू में आप 12 मार्क्स भी पाते हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, अगर आप सिलेक्शन प्राप्त कर लेते हैं तो वो खुशी अलग होती है। उसी के लिए एक छोटा सा मेरा प्रयास है और उन भाई बहनों के लिए भी प्रयास है जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं शिक्षा शास्त्र विषय से, उनको भी इससे फ़ायदा होगा। केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही नहीं, ये यूजीसी नेट जो एनटीए नेट है एजुकेशन का या बीएड का, उसके लिए भी जो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो दोस्तों, ये सारी बातें थी थोड़ा इंटरव्यू के बारे में और रिटन एग्ज़ाम के बारे में। हाँ, आप ज़रूर पढ़ें, अच्छा पढ़ें और 6-7 घंटे आप अपनी स्टडी को ज़रूर दें, क्योंकि एक शिक्षण के क्षेत्र में उच्चतम ये जॉब है और हर एक जो बालक होता है, जो हर एक स्टूडेंट होता है जो यूजीसी नेट निकालता है, जीआरएफ निकालता है, उसका एक सपना होता है कि वो किसी भी तरह से जो है डिग्री कॉलेज में पहुंच जाए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं सभी का सपना सच हो।
तो दोस्तों बिना कोई देर की आइए हम शुरू कर देते हैं अपना आज का ये वीडियो, जो है विशिष्ट शिक्षा स्पेशल एजुकेशन पार्ट 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। ICF का विस्तार क्या होगा? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। सेकंड ऑप्शन है हमारा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल असेसमेंट। थर्ड ऑप्शन है हमारा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ फंक्शनिंग। और डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ICF का जो विस्तार है वह हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक है, नेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है और यही इसका सही उत्तर भी है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में कितने प्रकार के विकलांगता का उल्लेख है? दोस्तों ऑप्शंस हमारे हैं, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है हमारा 8। दोस्तों जो विकलांगता व्यक्ति अधिनियम 1995 है उसके अंदर जो विकलांगता की बात की गई है, उल्लेख किया गया है, वह विकलांगता की बात की गई है 7 प्रकार की। जो 7 प्रकार की जो विकलांगता है उसकी बात जो है इसके अंदर की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। IEDC योजना किसके द्वारा लागू की गई? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा, या नन ऑफ द एबव, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो दोस्तों IEDC जो योजना है वह लागू की गई है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा बढ़ावा देती है विशेष बच्चों की शिक्षा के लिए, समाज में स्वीकृति के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो समावेशी शिक्षा है वह बढ़ावा देती है विशेष बच्चों की शिक्षा के लिए। जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनकी जो एजुकेशन हो वो किस प्रकार की हो, ये जो है समावेशी शिक्षा, इसका जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इसको बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। समुदाय आधारित पुनर्वास एक प्रक्रिया है समुदाय में परिवर्तन लाने के लिए, समुदाय की रक्षा के लिए, विकलांग व्यक्तियों के जीवन में सुधार के लिए, या उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों जो समुदाय आधारित पुनर्वास की प्रक्रिया है वह विकलांग व्यक्तियों के जीवन में सुधार के लिए है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी लाइफ ऑफ PWDs। इनके लिए ये एक जो योजना है समुदाय आधारित पुनर्वास जो प्रक्रिया है ये इन्हीं के लिए है जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में सुधार लाने के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मानव नेत्र में मैकुला भाग है लेंस का, कॉर्निया का, स्क्लेरा का, या रेटिना का? तो दोस्तों जो मानव नेत्र में मैकुला भाग जो है वो रेटिना का एक भाग होता है, ध्यान रखिएगा, रेटिना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी वातावरण में स्वयं को स्थानांतरित करने की क्षमता कहलाती है। स्थापित करने की, दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये स्थानित नहीं है, स्थापित करने की क्षमता कहलाती है दैनिक जीवन कौशल, अनुस्थिति ज्ञान, संवेदी प्रशिक्षण, या चलिष्णुता मोबिलिटी। दोस्तों किसी भी वातावरण में अपने आप को जो स्वयं को स्थापित करने की क्षमता, दैनिक जीवन कौशल, जो डेली लिविंग स्किल्स हैं, ये कहलाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पूर्व अपेक्षित कौशलों को आयोजित किया जा सकता है युवा अवस्था से, एडोलसेंट पीरियड, बाल्यावस्था विकास के शुरुआती दिनों में, अर्ली डेज ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट,
वयस्क अवस्था से एडल्टहुड पीरियड, और बाल्यावस्था के बाद के दिनों से लेट चाइल्डहुड पीरियड। दोस्तों, जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पूर्व अपेक्षित कौशलों को आयोजित किया जा सकता है, वह किया जा सकता है बाल्यावस्था विकास के शुरुआती दिनों में। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेल यांत्रिकी संबंधित है ब्रेल पठन से, ब्रेल लेखन से, ब्रेल लेखन होगा ये, ब्रेल लेखन से, इसको ब्रेल पढ़ें आप दोस्तों, ब्रेल लेखन से, पठन तीव्रता से, या लेखन तीव्रता से। तो दोस्तों, जो ब्रेल यांत्रिकी जो संबंधित है वह ब्रेल लेखन से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दृष्टिबाधित तो हेतु 3 प्रमुख समितियों को बतलाया है। लाल अडवाणी ने, लुई ब्रेल ने, वर्थेल्ड लेविगफील्ड ने, या हेलर केलर ने। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वह है बी, लुई ब्रेल ने जो है ये दृष्टिबाधितों हेतु 3 प्रमुख समितियों को बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं, डेसी है, इसकी फुल फॉर्म पूछिए। डेसी क्या है? डिजिटल ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजिटल ऑटोमेटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, या डिजिटल ऑटोनोमस इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोस्तों, जो सही उत्तर इसका होगा वो हमारा सी ऑप्शन है, डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो डेजी की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं, दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षण करते शिक्षक को प्रारंभ करना चाहिए, शिक्षण करते समय शिक्षक को प्रारंभ या करना चाहिए त्रिव्यामी स्पर्शी शिक्षण सामग्री का, द्विव्यामी स्पर्शी शिक्षण सामग्री का, 2 डायमेंशनल है ये, दृश्य सामग्री का, और इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षण करते समय शिक्षक को प्रारंभ जो है शिक्षण को जो है शिक्षक जो प्रारंभ करे अपना उसे करना चाहिए अपना त्रिव्यामी जो स्पर्शीय शिक्षण सामग्री, जो 3 डायमेंशनल टैक्टिकल टीचिंग एड्स है उनका जो है टीचर को जो है प्रयोग करना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की थी। इसके हमारे ऑप्शंस हैं 1781 में, 1829 में, 1832 में, या 1921 में। तो दोस्तों, जो लुई ब्रेल हैं उन्होंने ब्रेल लिपि की जो खोज की थी वो 1829 में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन एक्सेस फॉर ऑल साफा सुगमित कर सकते हैं 8 भाषाएं 8 लैंग्वेजेस, 9 भाषाएं 9 लैंग्वेजेस, 10 भाषाएं 10 लैंग्वेजेस, 11 भाषाएं 11 लैंग्वेजेस। तो दोस्तों, जो स्क्रीन एक्सेस फॉर ऑल ये सुमित कर सकते हैं आपका 10 भाषाओं को। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा प्रयोगित स्पर्शी आरेख होना चाहिए। दोबारा क्वेश्चन देखें, दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा प्रयोगित स्पर्शी आरेख होना चाहिए। इसके ऑप्शंस है हमारा अभिप्रेरक, सरल एवं सुस्पष्ट बनावट, टिकाऊ, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए जो प्रयोगिक स्पर्शी आरेख जो होने चाहिए वो सही उपयुक्त सभी जो इसका ऑप्शन डी है वो सही उत्तर है। अभिप्रेरक हो, मोटिवेटिंग हो, सिंपल एंड क्लियर शेप में हो, और ड्यूरेबल हो। तो इसका जो ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अधिकांश दृष्टिबाधित व्यक्तियों की होती है संप्रेषणात्मक समस्या, कम्युनिकेशन डिफिकल्टी। बी ऑप्शन है हमारा अधिगम समस्या, लर्निंग डिफिकल्टी। सी हमारा ऑप्शन है मेमोरी डिफिकल्टी, स्मृति समस्या। और डी ऑप्शन है हमारा चलन समस्या, मोबिलिटी डिफिकल्टी। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वह हमारा जो डी चलन समस्या, मोबिलिटी डिफिकल्टी
ये जो है अधिकांश दृष्टिबाधित व्यक्तियों की होती है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों के श्रवण कौशल प्रशिक्षण में सन्निहित होता है ध्वनि स्थानीकरण, साउंड लोकलाइजेशन, ध्वनि विभेदीकरण, साउंड डिस्क्रिमिनेशन, ध्वनि संकेत का क्रमबद्धीकरण, सीक्वेंसिंग द साउंड क्लूज, या उपयुक्त सभी, ऑल द एबव। तो दोस्तों जो दृष्टिबाधित बच्चों के श्रवण कौशल प्रशिक्षण में सन्निहित होता है वो उपयुक्त सभी चीज़ें, चाहे वो ध्वनि का स्थानीकरण साउंड लोकलाइजेशन हो, साउंड डिस्क्रिमिनेशन ध्वनि विभेदीकरण हो, ध्वनि संकेत का क्रमबद्धीकरण सीक्वेंसिंग द साउंड क्लूज हो, ये सब जो है इसके अंदर सम्मिलित रहता है। बढ़ते हैं। ट्रैकोमा कारक है श्रवण बाधित का हियरिंग इम्पेयरमेंट, दृष्टिबाधित का विजुअल इम्पेयरमेंट, स्वलीनता का ऑटिज्म, या पठन तकनीकी का सेरेब्रल पैलेसी। दोस्तों जो ट्रैकोमा जो कारक है वो दृष्टिबाधितों का है। जो विजुअल इम्पेयरमेंट है इसका जो कारण है ट्रैकोमा, ये कारक है इसका। अगले प्रश्न को देखते हैं। VAKT है बहु संवेदी उपागम मल्टी सेंसरी अप्रोच, एकल संवेदी उपागम यूनिसेंसरी अप्रोच, लेखन तकनीकी राइटिंग टेक्निक, या पठन तकनीकी रीडिंग टेक्निक। तो दोस्तों जो VAKT है वह जो है एक बहुसंवेदी उपागम है। बहुसंवेदी उपागम के रूप में मल्टी सेंसरी अप्रोच के रूप में इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ब्रेल में अंग्रेजी अक्षर W की बिंदु व्यवस्था है दूसरे, चौथे या पाँचवें, छठे स्थान पर, ए ऑप्शन के अनुसार। बी ऑप्शन के अनुसार आपका तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे स्थान पर, और सी के अनुसार ऑप्शन फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन पर, या डी ऑप्शन देखें तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन पर। दोस्तों जो ब्रेल में अंग्रेजी अक्षर जो W है इस बिंदु की जो व्यवस्था की गई है वो सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन पर की गई है। ए ऑप्शन इसका ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष शिक्षा व्यवस्था में दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए आदर्श शिक्षक अनुपात है 1:20, 1:8, 1:25 या 1:15। तो दोस्तों जो विशेष शिक्षा व्यवस्था की बात करें दृष्टिबाधितों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक पर 8 बच्चे की जो स्थिति है वो एक आदर्श स्थिति है। इसके लिए इसका जो बी ऑप्शन है वह इसका ठीक ऑप्शन है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के दैनिक जीवन क्रियाओं में सम्मिलित नहीं है वस्त्रीकरण ड्रेसिंग, खाना बनाना कुकिंग, प्रसाधन टॉयलेटिंग, और गीत गाना सिंगिंग। तो दोस्तों जो उसका सही उत्तर है वह है बी, जो कुकिंग है, खाना बनाना है, वो दैनिक जीवन की क्रियाओं में सम्मिलित नहीं है जो दृष्टिबाधित जो व्यक्ति हैं उनके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नांकित में से कौन सी विधि दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल सिखाने के लिए उपयुक्त नहीं है? अक्षर विधि, शब्द विधि, बहुविधि या व्याख्यान विधि। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है सी, जो बहुविधि है, मल्टी मेथड है, वो जो है दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल सिखाने के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निशाक्ता जन अधिनियम 1995 के अनुसार एक अंध व्यक्ति में दृष्टि क्षेत्र की सीमितता का कोण होता है 35 अंश या इससे कम, 30 अंश या इससे कम, 25 अंश या इससे कम, या 20 अंश या इससे कम। दोस्तों जो निशाक्ता जन अधिनियम 1995 के अनुसार एक अंधे व्यक्ति में जो दृष्टि क्षेत्र की सीमितता का कोण होता है वो 20 अंश या इससे कम का होता है। ध्यान रखिएगा, 20 अंश या इससे कम, ऑप्शन इसका डी जो है वो ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नांकित में से कौन सा पाठ्यक्रम अनुकूल का सिद्धांत नहीं है? द्विगुणन, डुप्लीकेशन, अनुपातीकरण, प्रोपरेशन, रूपांतरण, मॉडिफिकेशन, स्थानापन्नीकरण, सब्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों जो उसका सही उत्तर है, जो पाठ्यक्रम है जो अनुकूलन का सिद्धांत जिसमें नहीं है वह द्विगुणन है। इसका जो ए ऑप्शन है वो ऑप्शन ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एकत्रीकृत शिक्षा कार्यक्रम में दृष्टिबाधित बच्चों हेतु आवश्यक होता है। ऑप्शन हमारा ए है, दृष्टिवान बच्चों हेतु उपयोगिता सामान्य पाठ्यक्रम, द सेम करिकुलम मींट फॉर साइटेड। जो हमारा बी ऑप्शन है, विशेष विद्यालय द्वारा उपयोगिता विशेष पाठ्यक्रम, स्पेशल करिकुलम फॉलोड इन स्पेशल स्कूल्स। थर्ड ऑप्शन है हमारा, रूपांतरित उपागम के साथ समान पाठ्यक्रम, सेम करिकुलम विद मॉडिफाइड अप्रोच। और डी ऑप्शन है हमारा, पूर्ण पृथक पाठ्यक्रम, ए डिफरेंट करिकुलम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वह है सी, रूपांतरित उपागम के साथ समान पाठ्यक्रम, सेम करिकुलम विद मॉडिफाइड अप्रोच। अगला प्रश्न देखते हैं, संसाधन शिक्षक द्वारा दृष्टिबाधित बच्चों को दी जाने वाली प्रत्यक्ष सेवा है। प्रश्न दोस्तों दोबारा देखते हैं, संसाधन शिक्षक द्वारा दृष्टिबाधित बच्चों को दी जाने वाली प्रत्यक्ष सेवा है। संवेदी प्रशिक्षण, सेंसरी ट्रेनिंग, नियमित शिक्षक को तकनीकी सहायता, टेक्निकल असिस्टेंस टू द रेगुलर टीचर, अधिगम सामग्री का निर्माण, प्रिपरेशन, लर्निंग मटेरियल, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। दोस्तों जो सही उत्तर है वह है इसका ऑप्शन बी, जो प्रत्यक्ष दृष्टिबाधित बच्चों को दी जाने वाली प्रत्यक्ष सेवा है उसमें नियमित शिक्षकों को तकनीकी सहायता जो है दी जाए, टेक्निकल असिस्टेंट जो है प्रोवाइड किया जाए जो रेगुलर टीचर हैं, ताकि जो है वो अच्छे प्रकार से जो है अपने जो उनका कर्तव्य है उसका निर्वहन कर सके। अगला प्रश्न हम दोस्तों इसमें देखते हैं, स्क्वेयरिंग ऑफ तकनीकी है। अनुस्थिति ज्ञान तथा चलिष्णुता की, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, ब्रेल पठन की, वस्त्रीकरण की या संवेदी प्रशिक्षण की। दोस्तों जो स्क्वेयरिंग ऑफ तकनीकी जो है क्या है, वो अनुस्थिति ज्ञान तथा चलिष्णुता, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की तकनीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टिबाधित व्यक्तियों में निम्नांकित में से कौन सा अस्वाभाविक व्यवहार का प्रकार नहीं है? चेहरे को मरोड़ना, फेस कंट्रेशन, नाखून काटना, नेल बिटिंग, जीभ हिलाना, टंग विगिंग या ब्रेल पढ़ना, रीडिंग ब्रेल। दोस्तों दृष्टिबाधित व्यक्तियों में जो निम्नांकित में से कौन सा अस्वाभाविक व्यवहार का प्रकार नहीं है, अगर इसके उत्तर को देखें तो जो ब्रेल पढ़ना जो है वो कोई भी अस्वाभाविक व्यवहार नहीं है, और जो चेहरे को मरोड़ना, नाखून काटना और जीभ हिलाना ये एक अस्वाभाविक व्यवहार हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, अल्प दृष्टिवान बच्चों को आवश्यकता होती है आवर्धक की, मैग्नीफायर, ब्रेल की, स्पर्शी ज्यामिति किट की या अबेकस की। दोस्तों जो उत्तर है, जो अल्प दृष्टिवान बच्चों की आवश्यकता होती है, एक मैग्नीफायर की आवश्यकता होती है, आवर्धक की आवश्यकता होती है, तो उसका ए ऑप्शन ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, अच्छे निरीक्षण, स्थूल एवं सूक्ष्म यांत्रिक कुशलता विकास, पैटर्न बोध का विकास, आँख हाथ का समन्वय, यह इसकी आवश्यकता है। भाषा की, वाणी की, बाहरी कान की या पठन की। दोस्तों जो इसका ये ऑप्शन है सी, ये बाहरी कान नहीं है, इसको आप पढ़ेंगे लेखन की, है ना। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन भाषा, दूसरा आपका हुआ वाणी स्पीच, तीसरा लेखन राइटिंग और चौथा हुआ आपका पठन रीडिंग। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह ए ऑप्शन है भाषा, इसका सही उत्तर है। अच्छे निरीक्षण, स्थूल एवं सूक्ष्म यांत्रिक कुशलता विकास, पैटर्न बोध का विकास, आँख हाथ का समन्वय, आवश्यकता होती है इसमें भाषा की।
दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसका भाग है, मतलब किसका भाग है इनमें से? भीतरी कान का, मध्य कान का, बाहरी कान का, या श्रवण संबंधी मार्ग का? तो दोस्तों ये इसके ऑप्शंस थे, भीतरी कान, मध्य कान, बाहरी कान, श्रवण संबंधी मार्ग। तो टिम्पैनिक जो मेम्ब्रेन का जो भाग है वो बाहरी कान का एक भाग है ये। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हम इस श्रेणी में स्वर सुनते हैं 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। दोस्तों हम जो सुन सकते हैं श्रेणी का वह है 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज तक का जो है स्वर हम लोग सुन सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यह बारंबारता का मनोवैज्ञानिक है। द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट फॉर फ्रीक्वेंसी इज स्वर मान, पिच, तीव्रता, इंटेंसिटी, उच्चता, लाउडनेस और टिम्बर। दोस्तों जो सही उत्तर है यह बारंबारता का मनोवैज्ञानिक है। यह स्वर मान इसका जो है सही उत्तर है, पिच। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1980 में किसके दस्तावेज अनुसार निवारण के 3 स्तर इस प्रकार हैं? पहले, दूसरे तथा तीसरे निवारण किसका? यूनिसेफ के अनुसार हैं, PWD एक्ट के अनुसार हैं, WHO के अनुसार हैं, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। दोस्तों जो 1980 के जो दस्तावेज हैं, जो 3 स्तर हैं, पहला, दूसरा और तीसरा निवारण जो है वो ये WHO के अनुसार हैं। ध्यान रखिएगा इसका उत्तर WHO के द्वारा ये दस्तावेज दिए गए हैं 1980 में। अगला प्रश्न हम देखते हैं। NSSO 2002 के अनुसार भारत में अनुमानित अपंग लोगों की संख्या 3.1 मिलियन फर्स्ट ऑप्शन, 10 मिलियन सेकंड ऑप्शन, 18.49 मिलियन सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन है 2.1 मिलियन। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है 18.49 मिलियन जो लोग हैं भारत में, अपंगों की संख्या है 2002 तक, जो NSSO के अनुसार 2 के अनुसार भारत में अनुमानित अपंग लोगों की संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेस विक्यूसिस एक संवेदी तंत्रिका दोष जो इसके कारण होता है। जो प्रेस विक्यूसिस है अनुवांशिकता के कारण होता है, बड़ी अवस्था में आकर्षक परिवर्तन के कारण होता है, संक्रामक के कारण होता है, या दवाइयों के कारण होता है। तो दोस्तों जो प्रेस विक्यूसिस एक संवेदी तंत्र दोष जो है वो दवाइयों के कारण जो है उत्पन्न होता है। इसका डी ऑप्शन इसका ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। शीघ्र हस्तक्षेप में यह सम्मिलित है। श्रवण क्षमता, सुधार कार्यक्रम, श्रवण स्थिति की निगरानी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो सही उत्तर है जो शीघ्र हस्तक्षेप में सम्मिलित है वह डी ऑप्शन इसका ठीक है। श्रवण क्षमता हो, सुधार कार्यक्रम हो, श्रवण स्थिति की निगरानी हो, ये उपयुक्त सभी जो है इसके अनुसार सम्मिलित हैं, सभी ठीक हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। शुद्ध स्तर श्रव्य मिति यह है। प्योर टोन ऑडियोमेट्रीज, अनौपचारिक श्रवण परीक्षण इनफॉर्मल हियरिंग टेस्ट, औपचारिक आत्मनिष्ठ श्रवण परीक्षण फॉर्मल सब्जेक्टिव हियरिंग टेस्ट, औपचारिक उद्देश्यपूर्ण श्रवण परीक्षण फॉर्मल ऑब्जेक्टिव हियरिंग टेस्ट, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो सही इसका उत्तर है वो सी ऑप्शन इसका सही है। जो औपचारिक उद्देश्यपूर्ण श्रवण परीक्षण जो फॉर्मल ऑब्जेक्टिव हियरिंग टेस्ट है वो शुद्ध स्तर स्वरमिति है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जब श्रव्य आलेख में वायु संवहन अवस्थिति स्तर जो स्तर है असामान्य होता है पर अस्थि संवहन अवस्थिति स्तर सामान्य होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? चालकीय क्षीणता, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, मिश्रित क्षीणता, मिक्स्ड हियरिंग लॉस, संवेदी तंत्रिका
संवेदी तंत्रिका क्षीणता, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस या सामान्य श्रवणता नॉर्मल हियरिंग। दोस्तों, जब श्रव्य आलेख में वायु संवहन अवस्थिति स्तर असामान्य होता है पर स्थिति संवहन अवस्थिति स्तर सामान्य होता है, तब ये कहलाता है संवेदी तंत्रिका क्षीणता, सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों, अगर किसी प्रश्न के उत्तर में आपको शंका है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स में लिखें। मैं आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। अगर मैं गलत होऊंगा तब भी मैं आपको बताऊंगा, और ठीक उसका आंसर होगा तब भी आपको ये बताया जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके और अधिक मित्रों तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी जो है इन क्वेश्चंस का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, पार्ट 6 में। तब तक के लिए नमस्कार।